हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम क्लास 10th साइंस का एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के प्रकारों के बारे में। अब हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसमें पहला प्रकार होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या फिर दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ करके या आपस में अभिक्रिया कराने के पश्चात जो हमें केवल एक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है या भिन्न गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है डेफिनेशन के रूप में जो है यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो चलिए मैंने डेफिनेशन को जो है नोट कर लिया है। तो हम देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो एक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो एक नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। हम इस अभिक्रिया को इसके नाम से भी जो है याद रख सकते हैं, क्योंकि योगात्मक, यहाँ पर योगात्मक है तो योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ते हैं तो केवल एक ही पदार्थ बनता है, एक ही पदार्थ जो है हमको प्राप्त होता है। तो हम इस प्रकार भी इसको याद रख सकते हैं। या फिर संयोजन का मतलब भी होता है मिलना या फिर जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो है आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, उनकी अभिक्रिया होगी और एक विशेष गुण धर्म वाला या फिर एक नए गुणों वाला पदार्थ हमको प्राप्त होगा, उसी को ही हम योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। पहला एग्जाम्पल है, हमने एक पदार्थ लिया N2 और एक दूसरा पदार्थ लिया H2। यहाँ पर ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस है और यहाँ पर ये H2 जो है हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी एक गैस है। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक नया पदार्थ बनता है NH3। ये भी क्या है, अमोनिया गैस है। यानी जब हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाते हैं, इनकी क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो अमोनिया गैस, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं इधर एक है और यहाँ पर दो हैं। तो हम इन परमाणुओं की संख्या को, जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इनकी परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर बराबर रखते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था और इसी को ही हम जो है संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर आपसे संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं आता है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे इसे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 तिया 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो यहाँ पर हमें करना होगा 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो गई अब 3 दूनी 6। अब दोनों और जो परमाणु हैं वो समान है। अब तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पदार्थ लिया NH3 और एक अन्य पदार्थ लिया HCl। ये अमोनिया गैस है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अब यहाँ पर हम, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है। तो यहाँ पर जब हम अमोनिया की क्रिया HCl से कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा NH4Cl। यानी ये अलग गुणधर्म वाला हमको एक पदार्थ प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या जो है समान है, इसलिए ये क्या है, संतुलित समीकरण है। अब हम एक और एग्जाम्पल को जो है देखते हैं। हमने एक पदार्थ लिया C प्लस कार्बन और एक पदार्थ लिया O2 ऑक्सीजन। अब हम इनकी जब आपस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है CO
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दो पदार्थ थे इन्होंने आपस में मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ CO2 बनाया, तो इसलिए ये भी योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया C2H4, ये एथिलीन है। एथिलीन की क्रिया जब हम H2 हाइड्रोजन से कराते हैं, एथिलीन की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से कराते हैं उत्प्रेरक Na की उपस्थिति में, ये जो हम एरो के ऊपर लिखते हैं यहाँ पर होते हैं उत्प्रेरक। ये हमने उत्प्रेरक Na की उपस्थिति में जब एथिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होती है C2H6 एथेन गैस। एथेन गैस जो है हमको प्राप्त होती है। तो चलिए हम और उदाहरण के माध्यम से जो है योगात्मक अभिक्रिया को समझते हैं। हमने एक पदार्थ लिया मैग्नीशियम और एक अन्य पदार्थ लिया O2 ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमें इसको संतुलित करना होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है और इधर ऑक्सीजन दो हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या करेंगे दो, तो दो से गुणा होगी, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी दो। तो यहाँ पर भी हमें मैग्नीशियम में करना होगा गुणा दो से। अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और योगात्मक अभिक्रिया आपके बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है बता देता हूँ कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना। अपघटन या वियोजन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है या अर्थ होता है वो होता है टूटना। जैसे कि अभी हमने देखा योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, उसी प्रकार अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या होगा, ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये जस्ट योगात्मक अभिक्रिया का ही उल्टा है। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बन रहा था। अब इसमें एक पदार्थ से जो है दो पदार्थों में जो है पदार्थ टूट जाएगा, यानी कोई भी पदार्थ एक बड़ा यौगिक होगा और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। इसी को ही हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक बड़ा यौगिक या फिर एक बड़ा पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, उसी को ही हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपघटन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं अपघटन अभिक्रिया की डेफिनेशन को। चलिए देखते हैं, जब एक बड़ा यौगिक किसी विशेष भौतिक परिस्थिति के कारण, यानी एक बड़ा यौगिक किसी विशेष भौतिक परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक सरल यौगिकों अथवा पदार्थों में टूट जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक बड़ा यौगिक होगा और वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा किसी विशेष भौतिक परिस्थिति के कारण। ये भौतिक परिस्थिति क्या होती है, भौतिक परिस्थिति जो होती है हमारा वो होती है तीन। कौन कौन सी? पहली भौतिक परिस्थिति जो होती है अपघटन अभिक्रिया में वो होती है ताप या फिर ऊष्मा, और दूसरा जो होता है वो होता है विद्युत, और तीसरी जो भौतिक परिस्थिति होती है वो होती है प्रकाश। तो इन्हीं तीन के कारण जो है ये अपघटन अभिक्रिया टूटती है। तो इन्हीं तीनों के आधार पर ही हमने अपघटन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा है। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है विद्युत अपघटन और तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। तो चलिए सबसे पहले हम इसके उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को KClO3, यह है पोटेशियम क्लोरेट, और जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये टूट जाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 में, ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ये वियोजित हो जाता है
अब यहाँ पर जो टूटता किसके कारण है, ऊष्मा के, यहाँ पर भौतिक परिस्थिति है ऊष्मा, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा तो उसको हम कहते हैं ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड जो है, यहाँ पर पोटेशियम के परमाणु भी ठीक हैं, क्लोरीन के भी, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर ऑक्सीजन 2 हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो हम दोनों ओर समान करेंगे। यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 3, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अब जो है दोनों ओर बराबर हो चुकी है। अब यहाँ पर पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 2 है। जैसे ही हम यहाँ पर पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 2 करेंगे तो क्लोरीन की संख्या हो जाएगी 2, और इधर भी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है 2। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है संतुलित हो चुका है। और मैं आपसे ये बात कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपसे ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको उस वीडियो में सिखा दूंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको एक और उदाहरण के माध्यम से। हमने एक पदार्थ लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। हमने एक पदार्थ लिया अमोनियम क्लोराइड, और जब हम अमोनियम क्लोराइड को ऊष्मा देते हैं, जब हम इसको ऊष्मा देना या फिर गर्म करना बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो यहाँ पर ये वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है NH3 और HCl में, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये अमोनिया है और ये HCl है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पर ये जो NH4Cl है इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और ये हमें अभी पहला उदाहरण किया था उसमें ये जो पदार्थ है इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो आप इसको जो है इसके नाम को लिख लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोरेट है। अब हम इसको, ये जो है हमारे उदाहरण हैं, ये दोनों ऊष्मीय अपघटन के उदाहरण हैं। मैं आपको ऊष्मीय अपघटन की जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जब कोई बड़ा यौगिक ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसी को ही हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नंबर 3। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड में विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब हम NaCl में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है Na प्लस के Cl माइनस, यानी अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। तो ये जो NaCl था सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम और क्लोरीन में जो है वियोजित हो गया, और इसी को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो आपको जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा उसको हम कहेंगे विद्युत अपघटन। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण को। हमने एक पदार्थ लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को जब हम प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं या रख देते हैं तो यहाँ पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये Ag प्लस Cl में टूट जाता है, यानी Ag प्लस Cl दो पदार्थों में ये वियोजित हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय अपघटन। तो जब कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा उसको ऊष्मीय अपघटन, और जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा उसको विद्युत अपघटन, और जब कोई पदार्थ प्रकाश के कारण टूटेगा तो उसको हम प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। आप इनके जो मैं एग्जाम्पल आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर तो आपको डेफिनेशन में केवल कुछ ही उदाहरणों को समझा रहा हूँ। मैं आपको इन सब के जो क्वेश्चन हैं उनको एक स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊँगा, तब मैं वहाँ पर ये आपको बहुत से उदाहरण और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना
बहुविकल्पीय प्रश्न और अन्य चीज़ों को हम उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस बात को की बिल्कुल चिंता ना करें कि यहाँ पर जो मैंने आपको कम उदाहरण कराए हैं, इस बात से आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए इस पर एक स्पेशल में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अपघटन अभिक्रिया के बाद में आता है हमारा नंबर 3 विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम उसको देखने वाले हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं नंबर 3 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जब अधिक क्रियाशील परमाणु किसी कम क्रियाशील परमाणु को उसके यौगिक या विलयन में से विस्थापित कर देता है या हटा देता है और स्वयं उसकी जगह ले लेता है, उसी को ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक पावरफुल या फिर क्रियाशील या सक्रिय परमाणु होगा और वो उसको उसके विलयन में से या यौगिक में से कम क्रियाशील वाले परमाणु या यौगिक को हटा देता है और स्वयं अपना स्थायित्व बना लेता है या फिर वहाँ पर उसकी जगह स्वयं ले लेता है, उसी को ही हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन को नोट कर लिया है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके यौगिक या विलयन में से विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसकी जगह ले लेता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जो अधिक क्रियाशील परमाणु होगा वो कम क्रियाशील परमाणु को उसके विलयन या यौगिक में से हटाएगा और स्वयं उसकी जगह ले लेगा, इसी को ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसको जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक परमाणु लिया Zn जिंक और एक अन्य परमाणु हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो हमारे पास पदार्थ है इसका नाम आप लिख लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, या मैं लिख देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर हमने जिंक लिया और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब हम जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस, और ये जो H2 है ये अलग विस्थापित हो जाता है क्योंकि ये जो Zn है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा परमाणु किसी से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने जो धातु हैं या परमाणु हैं उनके क्रियाशीलता का क्रम ये लिख दिया है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उससे कम क्रियाशील सोडियम, और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, फेरस या फिर आयरन, और लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और सोना। तो यहाँ पर ये जो धातु हैं ये इनसे ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील है, यानी यहाँ पर सोने से अधिक क्रियाशील सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा पीवी, पीवी से ज़्यादा Fe से ज़्यादा Zn। ये इसी प्रकार जो है ऊपर को क्रम है इसका बढ़ता हुआ। अधिक क्रियाशील धातु ऊपर है और उससे कम क्रियाशील धातु नीचे रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए Zn, इसमें देखें हम Zn हाइड्रोजन से H2 यानी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसलिए Zn इसको जो है इसके यौगिक या विलयन में से विस्थापित कर देगा और यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो चलिए इसकी बैलेंसी जो है हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें Zn 1 है, Zn 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4 1 और SO4 1। ये जो समीकरण है ये संतुलित है। और ये हमारे पास जो पदार्थ बना है इसका नाम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील परमाणु था Zn, उसने कम क्रियाशील परमाणु हाइड्रोजन को जो है उसके यौगिक या विलयन में से विस्थापित कर दिया, इसी को ही हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक पदार्थ है Na और एक अन्य पदार्थ है HCl। तो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये विलयन है और ये Na एक हमारे पास पदार्थ है। जब हम Na की क्रिया HCl से कराते हैं
तो हमारे पास यहाँ पर एक पदार्थ प्राप्त होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि Na अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, Na हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो इसीलिए Na हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और स्वयं उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर Na एक है, इधर भी एक है, ये लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक है और इधर दो हैं, तो हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगी, और इधर भी 2 है। अब यहाँ पर देखें तो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या हो गई 2, और इधर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हमें करना होगा 2 से गुणा। अब 2 से गुणा जैसे ही हम करेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, क्योंकि 2 से Na में गुणा करी तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, और ये Na2, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, और Cl यहाँ पर 2 हैं, और 2 ही कम 2, Cl भी यहाँ पर 2 हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील परमाणु होता है वो कम क्रियाशील परमाणु को उसके यौगिक में से जब भी विस्थापित करेगा वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम उसके बाद इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया की डेफिनेशन को देखेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग करा देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी होगी उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, उसी को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तो चलिए हमने डेफिनेशन को नोट कर लिया है, देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी या फिर कह सकते हैं ह्रास होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी, उसी को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। हमारे पास एक पदार्थ है कार्बन, और कार्बन की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ प्राप्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर जाकर जो है कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए और हम देखते हैं उदाहरण को। हमारे पास एक अन्य पदार्थ है मैग्नीशियम, और यहाँ पर एक अन्य पदार्थ है ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में अब हम करेंगे, पहले बैलेंस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम इधर एक और इधर एक, मैग्नीशियम ठीक है लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 से करेंगे हम 2 गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ही कम 2। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2, यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो ये मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी समान और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी समान हो गई। तो इसलिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम था इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर जाकर मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो चलिए हमने जो है ऑक्सीजन की वृद्धि वाले 2 उदाहरणों को देख लिया है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की कमी वाले उदाहरणों को। तो यहाँ पर हमने एक पदार्थ लिया NH3। जब हम NH3 को गर्म करते हैं या इसकी क्रिया करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है N2 + H2। ये एक अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ये NH3 है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, और ये टूटता है ऊष्मा के कारण, इसलिए ये ऊष्मा अपघटन का भी उदाहरण है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या थी 3, और यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन की कमी हुई है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो जब हाइड्रोजन की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो अब पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 हैं, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 3, 3 दूनी 6,
और इधर हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ से 3 से गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार संतुलित हो जाता है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया जो अपचयन अभिक्रिया है ये जस्ट ऑक्सीकरण का अपोजिट होती है, यानी उल्टा होती है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है उसी का उल्टा अपचयन अभिक्रिया में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी होती थी तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो चलिए हम जानते हैं इसको डेफिनेशन के माध्यम से। चलिए हमने अपचयन अभिक्रिया की जो परिभाषा है उसको नोट कर लिया है। देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसी को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं हम इसके उदाहरणों को। हमारे पास एक पदार्थ है CO2। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये टूट जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ से जो कार्बन था उसमें से ऑक्सीजन की क्या हुई? कमी हुई। कार्बन में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो इसलिए यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने एक पदार्थ लिया KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं, ये जो हम साइन लगा रहे हैं ये हीट का चिन्ह है या फिर निशान है, इसको हम बोलते हैं हीट। अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये टूट जाता है KCl+O2 में। तो यहाँ पर ये जो पोटेशियम था इसमें से ऑक्सीजन की कमी हुई है, या पोटेशियम क्लोराइड में से ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए यहाँ पर जो ये अभिक्रिया है ये अपचयन अभिक्रिया है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हम इसकी जब बैलेंस ही करेंगे तो ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड पूरा एक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, इधर 4 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर 6 हो गए, इधर ऑक्सीजन परमाणु में 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 हटाएंगे और यहाँ हम गुणा कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6। अब ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार ये संतुलित हो जाती है। तो हमने ऑक्सीजन की कमी वाले 2 उदाहरणों को देख लिया है। अब हम देख लेते हैं एक उदाहरण जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो। चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की वृद्धि वाला एक उदाहरण। हमारे पास एक पदार्थ है N2 प्लस एक पदार्थ है H2। जो अभी हमने उदाहरण लिखे थे हम उन्हीं का जस्ट उल्टा उदाहरण ले रहे हैं, जो कि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो N2 जब हम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है NH3 अमोनिया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 2, इधर यहाँ 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा 2 तिया 6, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार ये जो समीकरण है संतुलित हो जाता है। और हमने अपचयन अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं उनको भी देख लिया है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में, जो कि है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन को जो है लिख देता हूँ। तो चलिए हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जो डेफिनेशन है उसको नोट कर लिया है। तो देखते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होना या प्राप्त होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
हमारे पास एक पदार्थ है CH4 और एक अन्य पदार्थ है ऑक्सीजन। जब हम इनकी क्रिया कराते हैं, जब हम इनको परस्पर एक दूसरे के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है CO2 प्लस H2O। CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल, और ये जो हमारे पास CH4 है ये है मेथेन गैस। जब हम मेथेन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ गर्म करते हैं, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल जो है हमको प्राप्त होता है, और साथ में हमको प्राप्त होती है ऊष्मा। तो यहाँ पर जो ऊष्मा है वो हमको उत्सर्जन के रूप में मिल रही है, यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त हो रही है उत्पाद के साथ साथ। ये जो पदार्थ होते हैं हमारे लेफ्ट साइड, इनको अभिकारक बोलते हैं, और ये जो राइट साइड में हमको पदार्थ प्राप्त होते हैं इनको उत्पाद बोलते हैं। ये उत्पाद हैं और उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर जो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए आप इसको जो है संतुलित स्वयं कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। हमने एक पदार्थ लिया कार्बन और एक दूसरा पदार्थ लिया ऑक्सीजन। जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से जब कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है CO2 और इसके साथ साथ हमें प्राप्त होती है ऊष्मा। तो यहाँ पर भी हमको ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ये उत्पाद है, उत्पाद के साथ हमें ऊष्मा मिल रही है, और इसी को ही हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जो है आपने समझ लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, जो कि है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो चलिए हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया को जो है नोट कर लिया है। हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का ह्रास मतलब कमी होना या फिर अपशोषण होना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम देखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। हमने एक पदार्थ लिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्रिया हमने कराई ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन गैस की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो हमारे पास एक पदार्थ प्राप्त होता है NO, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर बैलेंस ही हम करेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। और इस प्रकार ये जो नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु थे, इसमें परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा ऊष्मा होती है वो ऊष्मा का अपशोषण होता है या फिर ऊष्मा का ह्रास होता है। इसको हम माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक तत्व है H2 और एक अन्य तत्व है I2, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये आयोडीन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब हम इनकी क्रिया कराते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पर भी हम बैलेंस ही करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना होगा, और यहाँ पर भी जो ऊष्मा होती है उसका अपशोषण होता है। तो इस प्रकार जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी, हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट और अभिक्रिया को, जो कि अंतिम अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए अगला जो प्रकार है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, और जिसकी डेफिनेशन है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अभी मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया, तो आपको यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसके उदाहरण को। हमने एक पदार्थ लिया CO2 और एक पदार्थ लिया H2। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है C प्लस H2O, यानी हमारे पास प्राप्त हुआ कार्बन प्लस H2O जल। यहाँ पर जो हमारे कार्बन था उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 थी, और यहाँ पर कार्बन में अब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ पर अपचयन हुआ, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ पर एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हमने एक पदार्थ लिया UO और एक अन्य पदार्थ है हमारे पास H2। जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो हमारे पास प्राप्त होता है H2O प्लस Cu, कॉपर। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 थी, और इधर जाकर जो है कॉपर में एक भी
ऑक्सीजन का परमाणु नहीं है। तो यहाँ पर जो है कॉपर का जो है अपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन की कमी हुई। और यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, तो यहाँ पर जाकर जो है ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो एक पदार्थ का यहाँ पर अपचयन हुआ है और एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, इसलिए यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए हमने रेडॉक्स अभिक्रिया को भी जो है अच्छी तरह से जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं विकृत गंधिता और संचारण के बारे में। संचारण 2022 के बोर्ड एग्जाम में अभी पूछा गया है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसमें से कम 2 टॉपिक प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से जो है याद कर लें, इसका रिवाइज कर लें। और अब हम देखने वाले हैं संचारण और विकृत गंधिता को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। मैंने संचारण को नोट कर लिया है। तो संचारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु आर्द्रता या नमी के संपर्क में आ जाती है, कोई भी धातु हो और वो आर्द्रता या नमी के संपर्क में अगर आ जाए तो उस पर विशेष रंग की परत जम जाती है तथा उसका क्षय होने लगता है, जिसे संचारण कहते हैं। चलिए हम देखते हैं संचारण के उदाहरणों को। पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना या फिर भूरे रंग की परत जमना। जंग लगना या भूरे रंग की परत चढ़ना। दूसरा उदाहरण है चांदी पर काले रंग की परत जमना। तीसरा उदाहरण है कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना। जब लोहे पर भूरे रंग की परत या फिर जंग लग जाती है वो एक संचारण का उदाहरण होता है। और चांदी पर काले रंग की जो परत जम आती है वो भी संचारण का उदाहरण होता है। कॉपर पर हरे रंग की परत का जमना भी संचारण का उदाहरण होता है। हम इस संचारण को कैसे रोक सकते हैं? तो संचारण को हम रोक सकते हैं, रोकने के उपाय की हम अगर बात करें तो पहला होता है ग्रीस लगाकर, धातुओं पर ग्रीस लगाकर हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा है पेंट लगाकर, धातुओं पर पेंट लगाकर। तीसरा है नमी या वायु से बचाकर, धातुओं को अगर हम नमी और वायु से बचाएं तो हम संचारण को रोक सकते हैं। तो चलिए हमने संचारण को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है देख लिया है। अब हम देखते हैं विकृत गंधिता के बारे में। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं विकृत गंधिता के बारे में। विकृत गंधिता को हमने नोट कर लिया है। क्या होता है विकृत गंधिता? जब खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो जब खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है, यानी काफ़ी दिनों की जो सामग्रियां हो जाती हैं खाने की, उन्हें जब हम काफ़ी लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उनमें से जो विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उनका जो टेस्ट है, स्वाद जो है वो बदल जाता है। उसी को ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसको विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए इसके उपाय के बारे में हम लिखते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय हैं? पहला है पैकेटों में, खाद्य सामग्री के जो पैकेट होते हैं, पैकेटों में N2 गैस भरकर। जो चिप्स या नमकीन के पैकेट होते हैं उनमें N2 गैस भरी जाती है। दूसरा प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर, खाद्य सामग्री में अगर हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ये जो विकृत गंधिता होती है ये जो खाद्य सामग्री होती है उसमें तेल या वसा होती है, और तेल और वसा का यहाँ पर जो
लंबे समय तक जब हम इसको खुला छोड़ देते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, और उसी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम इसमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। तो चलिए तीसरा देखते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। तीसरा, बंद जार या डिब्बे में रखकर। तीसरा इसका उपाय है, अगर हम खाद्य सामग्री को बंद जार या डिब्बे में रखेंगे तो वो विकृत गंधिता से बचाई जा सकती है। तो चलिए हमने इसके उपायों को भी जान लिया है, और हमने जो हमारा चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको 2 ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी शिकायत है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको अगर किसी भी चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप मुझको टेलीग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम भी हमारा जो चैनल का नाम है MR शिक्षा पॉइंट, उसी नाम से जो है हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है MR शिक्षा पॉइंट, और आप मुझको इसी नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।